हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्न लेके आया हूँ। आज के जो प्रश्न हैं वह एलटी में हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो आज के प्रश्न हैं वह वन लाइनर प्रश्न लेके मैं आया हूँ, क्योंकि परीक्षा का बहुत कम समय है। इस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास कर पाएँ। और जो आज के जो मेरे प्रश्न हैं वह लगभग 100 प्रश्न हैं। आज हम इन 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन में, पौम चरिऊ किस कवि की रचना है। क्योंकि मैंने उत्तर लिखा नहीं है, आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप भी बता सकते हैं पौम चरिऊ किसकी रचना है। पौम चरिऊ स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में की गई। उस भाषा का नाम हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 3, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। ये हमें ध्यान रखना है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में, माफ कीजिए यहाँ पर अवधि लिखा गया है, यहाँ पर आराध्य है। यहाँ पर क्या है? आराध्य। ये हमें ध्यान रखना है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। अपने आराध्य को किस रूप में देखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किसके रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। यानी कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है जगन्नाथ दास। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास इस प्रश्न का उत्तर है। रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ दास हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राग दरबारी उपन्यास किस कवि का है। राग दरबारी उपन्यास किस कवि का है? इस प्रश्न का उत्तर है शिवपाल गंज। शिवपाल गंज का है ये हमें ध्यान रखना है। शिवपाल गंज का ये है। इसके कवि कौन है? शिवपाल गंज। स्क्रीन में अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण हैं। माफ कीजिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, की लिखा गया है। काव्य के कुल कितने गुण हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 10 गुण हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 10 गुण हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अहो क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अहो क्या है? यह है अयोग वाह। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अयोग वाह इस प्रश्न का उत्तर है। अयोग वाह हिंदी वर्णमाला में अंग और अहो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अंधा युग अंधा युग की नाटक विधा के अंतर्गत आता है। अंधा युग किस नाटक, यहाँ पर किस आएगा, किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो वो आता है रीति नाट्य के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीति नाट्य। क्या है? रीति नाट्य। अंधा युग किस नाटक विधा के अंतर्गत आता है? रीति नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। देवरानी जेठानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने माना? गोपाल
राय ने माना। किसने माना? गोपाल राय ने माना। हिंदी के किस आलोचक ने हिंदी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? गोपाल राय ने माना। ये कवि हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किसकी रचना है? शिखर से सागर तक किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है शिखर से सागर तक। स्क्रीन में अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय किसकी पंक्ति है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय किसकी पंक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, यह है रहीम की। किसकी पंक्ति है ये? रहीम दास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांत का वर्णन किया? प्रश्न नंबर 14 है, जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांत का वर्णन किया? तो उन्होंने अखरावट सिद्धांत में सूफी सिद्धांत का वर्णन किया। तो उनकी रचना का नाम है अखरावट। रावट, ये हमें ध्यान रखना है। अखरावट में सूफी सिद्धांत का वर्णन किया। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, सूफी काव्य परंपरा की प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसे माना गया? सूफी काव्य परंपरा के, तो ये माना गया कुतुबन को। कुतुबन को, अवधी भाषा के कवि हैं ये, कुतुबन को माना गया। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता रघवानंद हैं। रघवानंद, इन्हें राघवानंद भी कहते हैं, रघवानंद भी कहते हैं। रघवानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पानी ही ते हिम भया हिम हुए गया विलाय पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है कबीरदास जी की। कबीरदास जी की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो उनकी यह पंक्ति है। कौन थे निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि? कबीरदास जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अवधू गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति किस कवि की है? अवधू गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति किस कवि की है? यह भी कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास। यह हमें ध्यान रखना है, किसकी पंक्ति है यह? कबीरदास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? संत काव्य में और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो इस प्रश्न का उत्तर है खंडनात्मक प्रवृत्ति। कौन सी? खंडनात्मक प्रवृत्ति, ये हमें ध्यान रखना है। असमान अगर पूछा गया तो खंडनात्मक प्रवृत्ति लिखना है। अगला प्रश्न है, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता समान है? पहले असमान पूछा था, अब समान पूछा है। तो समान है सद्गुरु का महत्व। तो इस प्रश्न का उत्तर है सद्गुरु का महत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कबीर परिचय के रचनाकार कौन थे? कबीर परिचय के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है अनंत दास। अनंत दास इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखने हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास है, यहाँ पर कबीरदास नहीं लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अनंत दास। तो कभी कभी हम क्या कर देते हैं, कबीर देखते ही कबीरदास लिख देते हैं, तो लेकिन गलत हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अनंत दास है। अगला प्रश्न है, परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं किस संत कवि ने लिखी? परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं किस संत कवि ने लिखी? वह लिखी थी सुंदर दास ने। किसने लिखी थी? सुंदर दास ने लिखी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, दशावतार चरितम
की रचना किसने की? दशावतार चरितम की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने की थी। किसने की थी? क्षेमेंद्र ने की थी। प्रश्न नंबर 25, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? यानी अब सौरसेनी भाषा से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी से हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है सौरसेनी। तो ये हमें ध्यान रखना है, सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? सौरसेनी से हुआ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। अवहट्ट, आप भी नोट डाउन करते रहिए। अवहट्ट, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? यह है बिहार। यह है बिहार की। किसकी बोली है यह? बिहार की बोली है। प्रश्न नंबर 28 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे बोलेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, तो आपने ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? वह थे 10वीं शताब्दी के कवि। याद रखना है, ऑप्शन में दे देंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो हमें सही उत्तर बताना है। जब हमें याद होगा तभी हम लिख पाएंगे, सही कर पाएंगे 10वीं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? वह है सरहपा की। किसकी रचना है? सरहपा। किसकी रचना है? सरहपा की रचना है दोहा कोश। प्रश्न नंबर 31 है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? वह हैं सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ये कौन है कृष्ण भक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि? सूरदास जी हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 32 है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विट्ठल नाथ ने की। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की रचना की। विट्ठल नाथ। प्रश्न नंबर 33, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास। इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी हरिदास थे सखी संप्रदाय के संस्थापक। प्रश्न नंबर 34, गोस्वामी तुलसी ने की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना का नाम बताना है। तो हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना है। हनुमान, ये हमें याद रखना है, हनुमान नाम से याद रखना है। हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कंब रामायण। क्या नाम है? कंब रामायण। ये हमें याद रखना है। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण। अगला प्रश्न है 36, मराठी भाषा में रचित रामायण कौन कौन सी है? मराठी भाषा में रचित रामायण है भावार्थ रामायण और अर्ध रामायण। पहला है भावार्थ और दूसरा है अर्ध रामायण। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के
गोदान उपन्यास में किसका चित्रण है? प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास में किसका चित्रण है? किसान और मजदूर के शोषण का चित्रण है। ये हमें ध्यान रखना है। जो गोदान उपन्यास था इसमें किसान और मजदूरों का शोषण किया गया था, इसका चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई? राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई? यशपाल द्वारा रचित झूठा सच। ये हमें याद रखना है, झूठा सच की रचना हुई। यह किसके द्वारा रचित है? यशपाल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? कभी कभी परीक्षा में आ जाता है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दे देते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो दूसरा नाम है उदय भानु चरित। क्या नाम है? उदय भानु। ये हमें याद रखना है, उदय भानु चरित। उदय भानु चरित। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भानु चरित है। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है? प्रसिद्ध यानी जो विकसित पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति है। वैसे इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? सबसे पहले जो पद्धति है वह है वर्णानुक्रम पद्धति। पहली पद्धति का नाम क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में गारसा तासी और शिवसी सेगर ने ग्रंथ लिखे थे। और जो दूसरी पद्धति है वह है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ लिखे थे। और जो तीसरी पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। और जो चौथी पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इस पद्धति के जो जन्मदाता थे उन्हें वेन कहा जाता है। जो विधेयवादी पद्धति थी इसके जो जन्मदाता हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। तो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन थे? वेन थे। इन्होंने 3 शब्दों में बांटा इसे। पहला जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण विशेष के रूप में बांटा। तो अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन थे? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा थे। ये हमें ध्यान रखना है। कौन थे? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और इसी में दूसरा प्रश्न है भारतीय साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? वह ग्रंथ लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन कौन हैं? मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन कौन हैं? वो 3 भाई थे। पहले थे श्याम बिहारी, याद रखना है श्याम बिहारी। दूसरे थे सुखदेव और तीसरे थे बिहारी मिश्र। तीसरे कौन थे? बिहारी मिश्र। बिहारी मिश्र। ये हमें ध्यान रखना है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। माफ कीजिए मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। पहला है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा है सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 लेखक हैं इसके, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? वह थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है
अभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वह किया था भामह ने। भामह ने अभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? भामह ने किया। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है पुष्प दंत को कहा जाता है। अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्प दंत को कहा जाता है। भरत मुनि ने अभ्रंश का क्या नाम दिया? प्रश्न है, भरत मुनि ने अभ्रंश का क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया देश भाषा। क्या कहा? देश भाषा। ये हमें ध्यान रखना है। भरत मुनि ने अभ्रंश का नाम क्या दिया? देश भाषा दिया। यह दूसरी शताब्दी के कवि थे। दूसरी से तीसरी शताब्दी के कवि किसे माना गया है? भरत मुनि को माना गया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। कहीं कहीं पर मत्स्येंद्र नाथ भी है, तो दोनों नाम याद रख लेना आप। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न नंबर 49, विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? प्रश्न 49 है, विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? वह कहलाए पदावली। पदावली के आधार पर यह मैथिल कोकिल कहलाए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में सर्ग की संख्या कितनी है? पृथ्वीराज रासों में सर्ग की संख्या 69 है। इसके रचयिता हैं चंदवरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंदवरदाई हैं और सर्गों की संख्या 69 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक, तो इस प्रश्न का उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये हमें याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु प्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? माफ कीजिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की या कौन थे? बात एक ही है, विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम, जो इनका रियल नेम है, वह क्या है? वह है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। इब्राहिम इनका वास्तविक नाम है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? एक संप्रदाय है निरंजन, उसके प्रवर्तक का नाम बताना है। वह थे हरिदास। कौन थे? हरिदास। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? वह थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। गाइज, जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, रहीम किसके दरबार में, माफ कीजिए, प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? आप भी बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अकबर। अकबर। प्रश्न अगला है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की
विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमें याद रखना है, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? इस प्रश्न का उत्तर है शेष सनातन। क्या है? शेष सनातन। सनातन इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? वह है द्वैतवाद। द्वैत, ये हमें याद रखना है, द्वैत। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैत दर्शन से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, वृंदावन में मीरा की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वृंदावन में किसकी मुलाकात? मीरा की मुलाकात। इस प्रश्न का उत्तर है जीव गोस्वामी से हुई थी। जीव गोस्वामी एक कवि हैं, उनसे वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात हुई। प्रश्न नंबर 61 है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले किस कवि को है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्यापति। इस प्रश्न का उत्तर है विद्यापति को है। काव्य का विषय बनाने वाले कौन थे? हिंदी में कृष्ण को विद्यापति थे। प्रश्न नंबर 62, बिहारी किस धारा के कवि थे? बिहारी किस धारा के कवि थे? बिहारी थे रीति सिद्ध धारा के कवि थे। रीति सिद्ध, रीति काल के कवि हैं ये। तो यह धारा कौन सी है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध के केशव हैं, रीति मुक्त के घनानंद हैं और रीति सिद्ध के बिहारी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, अमृतलाल नागर के जीवन पर उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल के जीवन पर आधारित। तो इसमें किसका चित्रण किया गया है? इसमें सूरदास का चित्रण किया गया है। सूरदास का चित्रण किया गया है, यानी सूरदास के बारे में बताया गया है। सूरदास के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? प्रश्न 64 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्ति सरोज स्मृति की है। सरोज स्मृति की है, ये ध्यान रखना है, स्मृति की है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, आखेटक के रचनाकार कौन है? आखेटक के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुबेर नाथ राय। आखेटक के रचनाकार हैं नाथ राय। प्रश्न नंबर 66, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यह है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ध्यान रखना है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत की। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वह है दोहा। प्रश्न नंबर 68, निराला की किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है? निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है? कुकुरमुत्ता। इस प्रश्न का उत्तर है कुकुरमुत्ता। रचना है इनकी, इसे व्यंग्य काव्य कहा गया है, कुकुरमुत्ता।
प्रश्न नंबर 59, हरिवंश राय बच्चन को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? हरिवंश राय बच्चन को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? पहला हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा हुआ था द्विगीष पुरस्कार, ये हमें ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है द्विगीष पुरस्कार, और तीसरा पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। पहला बताया मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा बताया द्विगीष पुरस्कार, और तीसरा सरस्वती पुरस्कार। 3 पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिले थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। प्रश्न नंबर 71, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 72 है, नई कविता का संपादन किसने किया? नई कविता का संपादन किसने किया? यह किया अज्ञे ने। किसने किया? अज्ञे ने। एक अज्ञे हैं, दूसरे हैं जगदीश गुप्त। दूसरे कौन हैं? जगदीश गुप्त। ये हमें दोनों ही याद रखने हैं, ऑप्शन में जो भी आ जाए उसे सही करना है। अज्ञे गुप्त, जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा किसकी कविता है? यह द्वीप अकेला स्नेह भरा किसकी कविता है? यह है अज्ञे की कविता है। तार सप्तक के पहले कवि अज्ञे को माना जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है कानन कुसुम। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है, ये हमें ध्यान रखना है। कानन कुसुम, कुसुम, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। कानन कुसुम। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को माना जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को माना जाता है। झरना किसकी रचना है? झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, झरना आंसू लहर कामायनी किस कवि की रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78, हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला, वह कौन थी? उनका नाम हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले पुरस्कार मिला। और किस रचना पर मिला? तो वह रचना इनकी थी चिदंबरा। कौन सी रचना थी? चिदंबरा। इसे हमें ध्यान रखना है। चिदंबरा पर इन्हें यह पुरस्कार मिला था, चिदंबरा। और वह कब मिला? वह सन था सन 1968। सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती को किसका विकृत, माफ कीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, धर्मवीर भारती को किस कृति पर, विकृति नहीं है, किस है यहाँ पर, ये दोनों नहीं है। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? सपना अभी भी। इसका उत्तर है सपना अभी भी। सपना अभी भी, ये हमें ध्यान रखना है। सपना अभी भी, अभी भी पर। धर्मवीर भारती को
किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? सपना अभी भी पर। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान से अलंकृत कवि कौन है? भारत भारती सम्मान से अलंकृत कवि हैं अज्ञेय। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी में दूसरा प्रश्न आता है, भारत भारती रचना किसकी है? वह है मैथिली शरण गुप्त की। ये भी हमें ध्यान रखना है। अलंकृत किया गया अज्ञेय को और रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 81 है, नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर? संपूर्ण साहित्य पर। संपूर्ण साहित्य पर, यह हमें ध्यान रखना है। संपूर्ण साहित्य पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संपूर्ण साहित्य हमें ध्यान रखना है। साहित्य। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 82, भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वह थी तमस। उनकी कृति का नाम क्या है? तमस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला? सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए पर कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हमें ध्यान रखना है। अकादमी। प्रश्न अगला है, सन 1969 में श्री लाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? राग दरबारी पर। इस प्रश्न का उत्तर है राग दरबारी पर। राग दरबारी पर सन 1969 में श्री लाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राग दरबारी। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? उन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हमें ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार भी कभी कभी पूछ लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का उत्तर है कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार, ये हमें ध्यान रखना है, कितनी बार। प्रश्न नंबर 87 है, सन 1995 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला? सन 1995 में वह मिला था गिरिजा कुमार माथुर को। ये हमें ध्यान रखना है, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर ताड़ सप्तक के दूसरे कवि हैं ये, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, रामधारी दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी दिनकर को किस रचना पर? उन्हें मिला 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। कितने अध्याय? 4 अध्याय, ये हमें ध्यान रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 89, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उन्हें मिला हिम तरंगिणी पर। उन्हें किसमें मिला? हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिणी पर। प्रश्न नंबर 90, भागवत पुराण के 10वें स्कंद से सूरदास की कौन सी कथा ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर 90 का इसका उत्तर है, भागवत पुराण से 10वें स्कंद के सूरदास की कौन सी कथा ली गई है? से वो ली गई है सूर सागर। कौन सी ली गई है? सूर सागर। विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर सागर। प्रश्न नंबर 91, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस कथा में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टिकूट पद किस कथा में संकलित हैं? वह है साहित्य लहरी में। किसमें संकलित हैं? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि
कौन थे? ब्रज, इस प्रकार से होगा। ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि सूरदास। कौन थे? सूरदास थे ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि। अगला प्रश्न है रामचरित, माफ कीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट। प्रश्न है रामचरित गान, यहाँ पर गांव लिखा गया है, गान है यहाँ पर। रामचरित गान प्रश्न है रामचरित गान करने में किस भक्त कवि का नाम सर्वश्रेष्ठ है? वह थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 94, माफ कीजिए यहाँ पर है कृष्ण, चरित से पहले क्या है? कृष्ण है, तो ये ध्यान रखेंगे। कृष्ण चरित गान करने में, प्रश्न है कृष्ण चरित गान, काम लिखा गया है, यहाँ पर गान है। कृष्ण चरित्र गान करने में किस भक्त कवि का नाम सर्वश्रेष्ठ है? कृष्णचरित गान करने में सूरदास का नाम सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रश्न है कृष्ण चरित्र गान करने में किस भक्त कवि का नाम सर्वश्रेष्ठ है? ये उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास को। प्रश्न अगला है सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, ऐसा किसने कहा? ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये हमें ध्यान रखना है। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न अगला है 97, सखा या साख्य भाव की भक्ति किस कवि की है? सखा या साख्य भाव की भक्ति किस कवि की है? वह है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। अगला प्रश्न है सूरदास का कौन सा गीत सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाक वैविध्य पूर्ण अंश है? वाक वैविध्य पूर्ण अंश है। इस प्रश्न का उत्तर है भ्रमर गीत। इस प्रश्न का उत्तर है भ्रमर गीत, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, ब्रज भाषा काव्य में सूरदास के उपरांत कौन सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि है? ब्रज भाषा काव्य में सूरदास के उपरांत कौन सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नंददास। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? नंददास। नंददास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 100, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आज का अंतिम प्रश्न रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, ये हमें ध्यान रखना है। पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो गाइज आज हमने लगभग 100 प्रश्नों पर अभ्यास किया और सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।